नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरलिज्म जो सिस्टम है, जो कौन सी संघीय व्यवस्था है, उसको हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। ये लक्ष्मीकांत का दोस्तों अगला चैप्टर है। अभी तक हम लोगों ने काफी चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज के वीडियो हम लोग जो फेडरलिज्म व्यवस्था में या इसके अलावा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संघीय गुण है और एकात्मकता के गुण क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसको हम लोग पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को एक बार में ही कवर अप हो जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो हम लोग अगर बात करें तो हमारे सामने दो चीजें होगी। एक तो संघीय व्यवस्था, जो हमारे संविधान के अंतर्गत जो संघीय व्यवस्था है हमारे भारत देश में, इसके अलावा वो कौन से गुण है जो एकात्मकता को दर्शाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में वैसे तो संघीय व्यवस्था के अंदर कौन कौन से गुण है वो तो सबको ही पता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती है जिसके अंतर्गत वो बताया जाता है कि एकात्मकता को दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात आ गई भाई संघीय सरकार, क्योंकि दोनों का संघीय सरकार और एकात्मकता, मतलब एकात्मकता का क्या मतलब है और संघीय स्थिति का क्या मतलब है। तो दोनों में सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए। संघीय का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार के अंडर में जो भी हो रहा है, मतलब जो भी कार्य है, जो भारत सरकार के कार्य है वो किसके अंडर में आ रहे हैं, मोस्टली केंद्र प्लस क्षेत्रीय मतलब स्टेट। ये तो हो गया किसका, एकात्मकता का। सॉरी, ये एकात्मकता के गुण को संघीय स्थिति को दर्शाते हैं ये, और ये हो गया एकात्मकता का। एकात्मकता का मतलब ये हो गया, इसमें सारा जो फोकस होता है या सारा मैनेजमेंट होता है, पावर्स किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है। तो संघीय स्थिति में देखेंगे सेंट्रल प्लस स्टेट, इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। सेंट्रल अपने लेवल पर काम करता है। अभी जब हम लोगों को इसको डिटेल में जानेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा किस प्रकार ये कहना क्या चाहता है। तो संघीय स्थिति में देखेंगे सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों काम करते हैं। ठीक है ना। मतलब संविधान है जो केंद्र सरकार को भी कुछ शक्तियां देती है और स्टेट लेवल पर राज्य सरकार को भी कुछ शक्तियां देती है। दोनों में शक्तियों का विभाजन कह सकते हैं आप लोग। क्लियर है। लेकिन अगर एकात्मक स्थिति होगी तो क्या होगा, ये जो भी पावर्स होती है, मुख्य पावर का हेड कौन होगा, सेंट्रल होगी। यहाँ पर क्षेत्रीय भाग को या स्टेट गवर्नमेंट को कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। तो मतलब यहाँ पर शक्तियों का विभाजन हो रहा है और यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पावर किसके पास होती है, सेंट्रल के पास, जो एकात्मकता को दर्शाते हैं। और जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया केंद्र और राज्य के बीच में, वो किसको दर्शाते हैं, वो हो गई संघीय व्यवस्था। फेडरलिज्म जो सिस्टम होता है उसको दर्शाता है। ठीक है ना। तो ये तो बात होगी संघीय का मतलब क्या होता है, एकात्मकता का क्या मतलब होता है। अब बात आ जाती है कि संघीय स्थिति में देखेंगे हम लोग ये जो फेडरलिज्म की व्यवस्था है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अमेरिका के सिद्धांत से प्रभावित है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो संघीय व्यवस्था है हमारे भारतीय संविधान में, ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ये अमेरिकी सिद्धांत पर नहीं है, क्योंकि अमेरिका में दोस्तों मोस्टली संघीय सिद्धांत की जगह संघीय व्यवस्था जरूर है, लेकिन मैन हेड होते हैं, वो शक्तियों का विभाजन भी है, लेकिन उसमें एकात्मकता को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। क्लियर है ना। तो ये आराम से आप लोगों को अगर बात करेंगे संघीय व्यवस्था का जो प्रभावित या किस देश से या किस संविधान से प्रभावित है, तो वो किन से है, वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है और कनाडाई संविधान से प्रभावित है। तो ये तो बात हो गई कि संविधान से प्रभावित है, यहाँ कहां से लिया गया है और संघीय और एकात्मकता का मतलब क्या होता है। अब हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लेवल पर डिस्कस करेंगे। एक भाई जो संघीय व्यवस्था है इसकी क्या विशेषताएं हैं और जो एकात्मक व्यवस्था है इनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है ना। तो एकात्मक व्यवस्था की जगह अगर विशेषताएं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एकात्मक विशेषताएं, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले हम लोग जो संघीय विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान में, संघीय विशेषताएं किस किस रूप में क्या विशेषताएं, उसको हम लोग समझेंगे। ये दोनों भारतीय सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में ही है दोस्तों। हम लोग पहले भारत में संघीय व्यवस्था के गुण कौन से होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग एकात्मकता को दर्शाने वाली कौन कौन सी विशेषताएं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले द्वैध राज पद्धति, इस एक लाइन में समझना मुश्किल है तो इसका मतलब मैं बता देता हूं। द्वैध राज पद्धति का मतलब हो गया, द्वैध मतलब दो राज पद्धति, मतलब दो सरकारें हैं यहाँ पर। किस स्तर पर, एक तो सेंट्रल स्तर पर और एक स्टेट लेवल पर। सेंट्रल प्लस स्टेट मतलब यहाँ पर आप लोगों को केंद्र सरकार भी देखने को मिलेगी और
राज्य सरकार के, जहां पर शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया है, जहां पर केंद्र अपने लेवल पर स्वतंत्र रहकर कार्य करती है और स्टेट है जो, या जो प्रांत बोल सकते हैं आप लोग, पहले बस ब्रिटिश काल के टाइम इसे प्रांत बोला जाता, अब इसको हम लोग क्या स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। तो केंद्रीय स्तर पर सरकार अपना काम कर रही है, जो द्वैध राज पद्धति, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने लेवल पर वर्क करती है, मतलब दोनों को स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान द्वारा। क्लियर हो गया? द्वैध राज का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल अपनी जगह काम कर रही है, स्टेट मतलब दोनों सरकारें अपने अपनी लेवल पर काम कर रही है। क्लियर हो गया? अब मैं अगर आगे की मुख्य विशेषता की बात करता हूं तो लिखित संविधान, ये क्या कह रहा है, लिखित संविधान। मैं पेन का एक्शन चेंज कर लेता हूं। देखिए ये बात क्या कर रहा है, लिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब क्या हो गया, जो भारतीय संविधान लिखित है, मतलब क्या है, लिखित है और क्या है, विस्तृत भी। विस्तृत का मतलब ये हो गया दोस्तों, जो हमारा भारत का संविधान लिखित है, इसके अलावा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है, ये कह सकते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे, अगर मूल संविधान की बात करेंगे पहले हम लोग, किसकी, मूल संविधान। अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या चीज देखेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे 395, तो क्या थे, आर्टिकल। मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूं, 395 आर्टिकल थे, और इसके अलावा भाग कितने थे, 22 भाग के अंतर्गत 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। समझ रहे ना? तो आप लोग समझ गए होंगे मूल संविधान में, तो मूल संविधान में ये स्थिति थी। तो वर्तमान में अगर बात करूं तो मूल की बात कर लेते पहले, 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे जो संविधान के, और 8 अनुसूचियां थी। ये मूल संविधान में जब हमारे संविधान लागू हुआ था 1950 के टाइम। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करो 2019 तक की, अभी और बढ़े, लेकिन 2019 तक की डेटा की बात करूं तो यहां पर आर्टिकल कितने हो गए, 465, 465 हो गए अनुच्छेद, भाग हो गए 25 और अनुसूचियां हो गई 12। तो ये आप लोगों को वर्तमान डेटा भी पता होना चाहिए और जो मूल डेटा है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है, जो मूल संविधान में कितने थे, 395 आर्टिकल थे। अगर मूल संविधान का पूछ ले, अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछ ले मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395, भाग कितने थे, 22, कितनी अनुसूचियां थी, 8। लेकिन जब पूछ ले वर्तमान स्थिति में, अगर 2019 तक के डेटा या 2020 का पूछे, 2020 के और अपडेट हुए वो आप लोगों को आगे जानकारी मिल जाएगी। लेकिन 2019 तक के डेटा में देखेंगे 465 क्या हो गए, अनुच्छेद हो गए, 22 भाग हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई। क्लियर है ना? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया। विस्तृत क्या है, क्योंकि यहाँ पर मतलब भाग भी है और बहुत डिटेल लेवल पर केंद्र और राज्य को पूरी सारी डिटेल लेवल पर उनके रूल्स रेगुलेशन की बात है, तो एक एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या है उसको कार्य प्रक्रिया को समझाया गया हमारे संविधान में, ताकि किसी भी प्रकार के जो तनाव की स्थिति है वो कम हो जाए। क्योंकि सबको अपने अपने कार्य संविधान द्वारा प्रस्तावित है, तो संविधान के ऊपर कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में किसकी है, सर्वोच्चता संसद की ना होकर संविधान की है। क्लियर हो गया ना? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मैं अब मिटा देता हूं। अब विस्तृत क्यों, ये आराम से समझ में आ गया, क्योंकि विस्तृत भी है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी कह सकते हैं, लिखित संविधान है, लिखित है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। इसके आगे अगर बात करें तो आगे आप लोग देखते हैं शक्तियों का विभाजन। ये क्या कह रहा है, शक्तियों के विभाजन की बात करेंगे तो शक्तियों के विभाजन का मतलब ये हो गया, सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट का मतलब ये हो गया, हमारे संविधान में अगर बात करेंगे तो इसमें देखेंगे हम लोग केंद्र स्तर पर केंद्र सूची, राज्य सूची, राज्य स्तर पर समवर्ती और अवशिष्ट, ये एक प्रकार की शक्ति है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। केंद्र स्तर पर मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं, कौन कौन से विषय पर अगर बात करें, या विदेशी काम से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, या न्याय से रिलेटेड हो, तो काफी शक्तियां केंद्र को दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर मूल संविधान में तो करीब करीब 97 के आसपास सब्जेक्ट्स दिए गए थे। राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर भी करीब करीब 67 के आसपास जो विषय दिए गए कि भाई आप जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, तो ये क्या है, ये राज्य सूची में। तो शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार हो रहा है, केंद्र को कुछ अलग शक्तियां दी गई हैं,
केंद्रीय लेवल पर, और राज्य को अपने राज्य लेवल पर काम किए गए। अब बात आती है समवर्ती सूची के रूप में क्या काम दिया गया। तो समवर्ती सूची में भी दोस्तों किसकी बात करेंगे, समवर्ती सूची में भी यहाँ पर सेंट्रल प्लस स्टेट को दोनों को अधिकार दिया गया इस पर कानून बनाने का। किसको, सेंट्रल प्लस स्टेट को समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर दोनों के बीच टकराव की स्थिति आएगी तो क्या होगा, प्रभावी केंद्र का जो लेवल होगा इस पर प्रभावी होगा। उस विषय पर जो केंद्र का अधिकार होगा या केंद्र जो चाहता है वही चीज प्रभावी होगी। कब, तनाव की स्थिति में, जब टकराव होता है कोई भी सब्जेक्ट्स के विषय में, कोई भी मुद्दे से रिलेटेड टकराव स्थिति होगा समवर्ती सूची के तहत जो विषय आते हैं। अब हम लोग केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची है, इनके अंदर कौन कौन सी विशेषता है इनको क्या डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोज में। लेकिन अभी आप लोगों को ध्यान देना है सेंट्रल प्लस स्टेट समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं जहां पर केंद्र सरकार का भी अधिकार होता है और राज्य सरकार का भी, टकराव की स्थिति में केंद्र हावी होता है। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि स्टेट हावी होता है। टकराव की स्थिति में ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि टकराव की स्थिति में कौन हावी होगा, तो अब इसलिए केंद्र सरकार हावी होगी। इसके अलावा अवशेष शक्तियां, ये जो अवशेष शक्तियां ये किसके पास हैं, ये किसी भी सूची में शामिल ना कर तीनों में इसको अलग से रखा और केंद्र को यह अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता से पहले गवर्नर जनरल को ये अवशेष शक्तियां उसमें नहीं थी। ये यूपीएससी में भी डायरेक्ट पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अवशेष शक्तियां वर्तमान में किसमें नहीं थे, केंद्र सरकार के पास। अगर ब्रिटिश काल के टाइम का पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए गवर्नर जनरल के पास अवशेष शक्तियां नहीं थी या गवर्नर जनरल द्वारा अधिग्रहित हो गई। ठीक है ना, तो ये आराम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो शक्तियों का विभाजन का मतलब समझ में आ गया, केंद्र को अलग शक्तियां दी गई है और राज्य को अलग दी गई है। इसके अलावा समवर्ती सूची और अवशेष शक्तियां जो केंद्र को दी गई है, ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे अगर बात करें, आगे हम लोग आ जाते हैं संविधान की सर्वोच्चता। ये कह रहे हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये हो गया, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश संविधान की तरह, ब्रिटिश संविधान में क्या देखेंगे, संसद की संप्रभुता देखेंगे या संसद की सर्वोच्चता देखेंगे। लेकिन भारतीय संविधान में संसद की सर्वोच्चता ना होकर किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की। क्यों, संविधान की सर्वोच्चता ये है कि संविधान से ऊपर कुछ है नहीं। संविधान में अगर कोई भी मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट टकराव की स्थिति में क्या हो सकता है, सेंट्रल और स्टेट पर या इलेक्शन से रिलेटेड। ऑब्वियसली है कि सेंट्रल और स्टेट जो सरकारें काम कर रही हैं तो आपसी मतभेद होना नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब इन दोनों के मतभेद को भी कौन सॉल्यूशन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। समझ रहे ना, तो सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायपालिका को अलग से स्वतंत्रता दी गई है, इसके तहत इसको क्या कर सकता है, इस विवाद का सॉल्यूशन कर सकता है। यहाँ पर क्या है, चाहे संसद हो या स्टेट गवर्नमेंट विधानमंडल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे ना, सर्वोच्चता किसकी है, ना संसद की है ना विधानमंडल की, सर्वोच्चता है संविधान की। तो इसमें देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें जैसे कोई कानूनी विधि है, जिस प्रकार हो सकता है कि विधानमंडल तो मुख्यतः अपन लोग देखते हैं कि संसद है जो कानून बनाती है। ठीक है, तो संसद है जो कानून बनाती है, मोस्टली विधेयक पास हो जाते हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन या उसके अगेंस्ट कौन काम कर सकता है, संविधान की सर्वोच्चता मानी गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो हमारे अगर संघीय व्यवस्था में अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सर्वोच्चता किसकी है, संसद की ना होकर संविधान की सर्वोच्चता है। क्लियर हो गया, तो ये आराम से समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात करें कठोर संविधान, जो हमारा संविधान है कठोर। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर हमारा संविधान शब्द यूज जरूर किया है। कठोर का मतलब ये हो गया दोस्तों, इसमें जो बताया गया है संविधान, ये संघीय लक्षण है, ये ध्यान रखना है। अब हमारे संविधान में क्या है, कठोरता भी है और लचीला भी है। क्या है, कठोर तो है ही है और लचीला भी है। इसका मतलब ये हो गया, भारतीय संविधान में अगर स्पष्ट वे में पूछ ले भारतीय संविधान की विशेषता में, तो भारत का संविधान कठोर ना होकर क्या है, लचीला और कठोर। मतलब इसका मतलब है ये कठोरता को भी दर्शाता है कुछ केस में। मतलब कठोरता में अगर लोग मानेंगे तो जिस प्रकार अपन लोग संवैधानिक संशोधन करते हैं, संविधानिक 368 के तहत जो जिस प्रकार से संशोधन करते हैं, तो वो क्या है, कठोरता को दर्शाता है, क्योंकि उसमें विशेष बहुमत की नीड होती है, साधारण बहुमत की जरूरत नहीं होती है, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो वो क्या 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है वो कठोरता को दर्शाते हैं। लेकिन कुछ जनरल चीजों के लिए भी साधारण बहुमत की प्रक्रिया भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भारतीय संविधान है जो कठोरता की दर्शाता है। ये हम लोग क्या संघीय लक्षण पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए इसको सामने शामिल करना है। लेकिन अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी। मतलब ये कठोरता और लचीला का मिश्रण रूप है।
यहाँ पर आप लोगों को कुछ केस में कठोरता देखने को मिलेगी और कुछ केस में लचीलापन भी देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आ गया। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, ये क्या कह रहा है? स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट। अगर आप लोगों को स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो हम लोगों ने क्या किया, सबकी शक्तियों को बांटा, मतलब कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों के अलावा जो न्यायपालिका की शक्तियों को भी अलग रखा है, ताकि अगर मान लो स्टेट पर या 1 से 2 स्टेट के बीच विवाद की स्थिति हो तो इनको अगर स्वतंत्र ना रखा जाए तो क्या होगा? सॉल्यूशन नहीं होगा। किसी भी चीज से कनेक्ट कर लेंगे तो इनकी शक्तियों पर क्या हो गया? सरकार का अधिकार हो सकता है। तो इसलिए हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था के लक्षण के तहत क्या किया गया? इसकी शक्तियों को अलग रखा गया, मतलब इनके अन्य जो विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों के अलावा एक स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्तियां को भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हालांकि एकीकृत रूप दर्शाते हैं वो अलग बात है। जब हम लोग एकात्मक जो लक्षण देखेंगे उसमें हम लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोगों को स्वतंत्र न्यायपालिका का क्लियर हो गया है कि भाई अगर किसी भी राज्य के बीच विवाद हो, 1 से 2 के बीच या संसद हो, किसी के बीच में विवाद की स्थिति होगी तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होगा। ठीक है ना? ये संविधान द्वारा हमारे प्रावधानित चीजें हैं। इसके अलावा जो संघीय विशेषता में अगर आगे बात करें तो द्विसदनीय विधायिका, ये कहना चाहते हैं द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या है? दो सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा है जो उच्च सदन है। तो द्विसदनीय विधायिका से क्या हो गया? अगर लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में हालांकि इसके पास पावर कम होती है। जनरली हम लोग आगे संसद के बारे में पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। लोकसभा के पास क्या है? पावर थोड़ी कम होती है। और क्या है? राज्यसभा के पास, सॉरी, राज्यसभा के पास पावर्स कम होती है और लोकसभा के पास क्या होती है? पावर अधिक होती है। काफी विशेष अधिकार दिए गए इनको। क्लियर है ना? लेकिन कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति में ये कुछ मुद्दों में ये इंटरफेयर करके इसको रोकती भी है। तो द्विसदनीय विधायिका में कौन कौन से आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। तो ये हो गया दोस्तों संघात्मक लक्षण थे जो संघीय व्यवस्था के लक्षण होते हैं और भारतीय संविधान में मोस्टली ये प्रावधानित है, उसको समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकात्मक लक्षण, जो एकात्मकता को दर्शाने वाली विशेषताएं कौन सी है भारतीय संविधान में, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो एकात्मकता को दर्शाते हैं वो है सशक्त केंद्र। मतलब सशक्त केंद्र का मतलब ये हो गया केंद्र के पास अधिक पावर्स है। कैसे? अगर हम लोग देखते हैं कि केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं, ठीक है ना? तो उसमें हम लोगों ने देखा राज्य सूची में भी अगर विवाद की स्थिति होती है, सॉरी समवर्ती सूची में जो विषय दे रखे हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार है, लेकिन जब विवाद की स्थिति होती है तो वहां पर केंद्र क्या होता है? हावी होता है। तो यहाँ पर क्या है? केंद्र हमारे एकात्मकता को दर्शाता है, जो सशक्त है, मतलब मजबूत है अगर बात करें स्टेट के कंपेरेटिवली। क्लियर हो गया? सशक्त केंद्र है। इसके अलावा राज्य अनस्वर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो हमारा संविधान का संघीय रूप में अगर देखेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। क्या बोलते हैं? नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। इसका क्या मतलब हो गया? नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ का मतलब ये हो गया राज्य अनस्वर नहीं है। ये एकात्मकता को दर्शाते हैं, लेकिन हमारे संविधान में क्या है? उल्टा है, नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। मतलब हमारे संविधान में राज्य को नाम में कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है राज्य में, लेकिन जो राज्य है जो संघ में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। समझ रहे ना? तो हमारा संविधान किस प्रकार है। लेकिन अगर यही बात करेंगे अमेरिकी संविधान से कनेक्ट करेंगे तो अमेरिकी संविधान में अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। समझ रहे ना? तो राज्य को भी कुछ मतलब बदलाव नहीं किया जा सकता है और ना ही राज्य केंद्र में बदलाव कर सकता है। तो ये क्या करना चाहता है भारत में? भारत नस्वर राज्य को हटाकर बदलाव किया जा सकता है, लेकिन राज्य है जो संघ में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ये हमारे संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। तो हमारा संविधान किस प्रकार का एकात्मकता को दर्शाता है? नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ। ठीक है ना? तो राज्य को हटाया जा सकता है, हर चीज में बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन संघ में कोई बदलाव नहीं किए जा सकते। ठीक है ना? संघ राज्य द्वारा संघ को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो ये अपना आपने एकात्मकता को दर्शाता है। क्लियर है ना? कि भाई यहाँ तो आप राज्य को कुछ भी कर रहे हो, अपना राज्य के नाम से लगाकर कुछ भी बदल, सीमाओं में परिवर्तन से रिलेटेड बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर संघ को तो आप कुछ नहीं कर सकते। अनस्वर संघ की बात कर लिए। क्लियर हो गया? इसके अलावा एकल संविधान, हमारा संविधान जो एकात्मकता के लक्षण दिखाता है,
तो वो क्या है, हमारे संविधान में ऐसा नहीं है कि भाई 2 संविधान है, 2 संविधान की बात नहीं की गई ना, क्योंकि संविधान पूरा भारतवर्ष के लिए एक ही संविधान है, ना कि स्टेट लेवल पर और किसके लेवल पर, स्टेट लेवल की बात करें या सेंट्रल लेवल पे 2 संविधान को प्रावधानित नहीं किया गया है। क्लियर है ना। तो अब अगर आगे बात करें आपातकालीन उपबंध, हमारे संविधान में क्या है, आपातकालीन उपबंध। अब बात आती है एकात्मकता को किस प्रकार दर्शाता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपातकाल में हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये 3 स्थितियां जनरली आपातकाल उपबंध में होती है। ये राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के तहत, ये 356 और ये 360 आर्टिकल के तहत, ये तीनों बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल में 352 आर्टिकल में इसका प्रावधानित है, राज्य आपातकाल में 356, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो आपातकालीन उपबंध में एकात्मकता का क्या यहाँ दर्शाना है, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल केंद्र के पास है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन के पावर भी केंद्र के पास है, और वित्तीय आपातकाल की पावर भी। तो ये क्या एकात्मकता को दर्शाते हैं। यहाँ पर राज्य सरकार की बात कहीं हो रही है, राज्य आपातकाल जरूर है, राष्ट्रपति शासन भी जरूर है, लेकिन जो पावर्स एकात्मकता को दर्शाते हैं, यहाँ पर पावर्स किसके पास है, संघ के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्लियर हो गया ना दोस्तों, ये आराम से समझ में आगे होगा। आगे बात हो गई एकल नागरिकता। जिस प्रकार अमेरिका में डबल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधानित है, तो ये एक प्रकार का एकात्मक लक्षण है। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि भारत में अगर देखेंगे तो काफी लक्षण देखेंगे संघीय रूप में, और कुछ लक्षण देखने को जरूर मिलेंगे जो एकात्मकता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एकात्मकता दर्शाने के लिए एक और एग्जाम्पल हो गया एकल नागरिकता। मतलब भारत में ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह स्टेट लेवल पर अलग नागरिक काम करते हैं, सेंट्रल लेवल पर अलग नागरिक, मतलब डबल नागरिकता आप लोगों को लेनी होती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संपूर्ण देश के लिए एक नागरिकता का प्रावधान है। क्लियर हो गया, तो ये आराम से आप लोगों को समझ में आगे होगा। आगे अगर बात करें एकीकृत नागरिकता, ये सेम ही आ गया दोस्तों, ये स्टेटमेंट एटलीस्ट सेम ही है। अगर आगे बात करें अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में एकात्मकता किस प्रकार है दोस्तों। जनरली अखिल भारतीय सेवाओं में हम लोग देखते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, मुख्यतः हम लोग अखिल भारतीय सेवाओं में ये टॉप 3 में ही मानी जाती है, ठीक है ना। मोस्टली आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट सिविल सर्विस के रूप में हमारा यही रहता है। तो इसमें अगर अखिल भारतीयों में देखेंगे तो आप लोग नोट करेंगे दोस्तों, काफी चीजें हैं। ये जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होते हैं, ये केंद्र के जो सेंट्रल की सिविल सर्विस सेवाएं हैं, लेकिन ये काम स्टेट लेवल पर करती है, ये केंद्र स्तर पर थोड़ी काम करती है। अगर स्टेट लेवल पर भी आएंगे ना, किसी राज्य में, किसी डिस्ट्रिक्ट में इनको लगाया जाता है, ठीक है ना। काफी है जो इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होती हैं, लेकिन ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये संघीय रूप को न दर्शाकर ये एकात्मक लक्षण को दर्शाता है भारतीय संविधान में। क्लियर हो गया। अब अगर आगे बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें, तो राज्यपाल की नियुक्ति वैसे तो राज्य के ऊपर की जाती है, ठीक है ना, किसी भी राज्य के ऊपर, लेकिन उस पर अधिकार किसका होता है, सेंट्रल का होता है। मतलब सेंट्रल के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये एक प्रकार से एकात्मकता को दर्शाता है। यहाँ पर स्टेट को थोड़ी परमिशन दी गई आप अपना राज्यपाल नियुक्त करें या राज्यपाल के प्रावधान करें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं स्टेट लेवल पर। तो ये भी क्या है, एकात्मकता को दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें आप लोगों को सारी चीजें आराम से क्लियर होगी। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बात हो रही है, अखिल भारतीय। तो आज हम लोगों ने क्या है, संघीय विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और भारतीय संविधान में एकात्मकता के लक्षण को दर्शाने वाली कौन कौन सी विशेषताएं, उसको अच्छे से समझाएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कमी लगे तो आप अपने सुझाव जरूर दें, ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। थैंक यू दोस्तों।